नमस्कार। JCERT के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का विषय इतिहास, जिसका अध्याय 1 है मध्यकाल में भारत। बच्चों, हमने पिछली कक्षा में इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की है और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा है कि इतिहास क्या है। इतिहास मनुष्य की यात्रा का वृत्तांत है। मनुष्य, आदिकाल का मनुष्य से लेकर के आज के सामाजिक मनुष्य तक की जो लंबी यात्रा काल है, उसका वृत्तांत हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। इतिहास के विभिन्न समय सीमा को समझने के लिए इसे हम लोगों ने 3 कालखंडों में बांटा है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। यहाँ पर हम मध्यकाल में भारत का इतिहास पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास 1000 वर्षों के इतिहास का अध्ययन है, या हम यूँ कह सकते हैं कि 1000 वर्षों की लंबी अवधि का अध्ययन हम लोग मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत करते हैं। इस दौरान कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिले। इन सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों को जानने और समझने के लिए हमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास की संपूर्ण पड़ताल यानी संपूर्ण जाँच करनी पड़ेगी। किसी भी समय के इतिहास को जानने के लिए या किसी भी देश के इतिहास को जानने के लिए उस देश के भूगोल को यानी वहाँ की भौगोलिक स्थिति को जानना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। तो भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए हमारे पास सबसे सशक्त साधन के रूप में सबसे पहला हमारे दिमाग में अगर कोई चीज़ आती है तो वह आता है वहाँ का मानचित्र। मानचित्र एक सशक्त साधन है जिससे हम उस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को जान सकते हैं। प्राचीन भारत में मानचित्रकारी का ज्ञान जो था वो अविकसित था, यानी हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन भारत के लोगों को मानचित्र का उतना ज्ञान नहीं था। लेकिन जैसे जैसे व्यापार और साम्राज्य का विस्तार होता गया, वैसे लोगों में मानचित्र के ज्ञान के प्रति उत्सुकता बढ़ी। हम यह कह सकते हैं कि मानचित्र का ज्ञान देने का श्रेय अरब तथा यूरोप के भूगोलवेताओं को जाता है। हम ये कह सकते हैं बच्चों कि मानचित्र के माध्यम से ही अरब तथा यूरोप के भूगोलवेताओं ने और वहाँ के व्यापारियों ने आकर के भारतीयों में भी मानचित्र के प्रति रुझान जगाया, रुचि जगाई। बच्चों, यहाँ हम मानचित्र 1 को देख रहे हैं। यह मानचित्र अरब के भूगोलवेता अल इदरिसी के द्वारा 1154 ईस्वी में बनाए गए विश्व मानचित्र में भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। इस मानचित्र में आपको दक्षिण भारत का इलाका वर्तमान उत्तर भारत के क्षेत्र में दिखाया गया है। श्रीलंका के द्वीप भी इस मानचित्र के ऊपरी हिस्से में अंकित हैं। अब मानचित्र 2 का अवलोकन कीजिए। यह मानचित्र फ्रांस के मानचित्रकार ग्विलाम द लिस्ले के द्वारा 1720 ईस्वी में बनाए गए विश्व के नक्शे से लिया गया है। इसमें भी भारतीय उपमहाद्वीप को दिखाया गया है, लेकिन दोनों मानचित्रों में काफ़ी अंतर है। इसका कारण यह है कि दोनों मानचित्रों को बनाए जाने की कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि किसी भी जगह के इतिहास को जानने के लिए वहाँ के भूगोल को जानना अनिवार्य है। तो चित्र 2 भारतीय उपमहाद्वीप के वर्तमान मानचित्र से काफ़ी मिलता जुलता है। बच्चों, स्पेन में जन्मे अल इदरिसी एक महान भूगोलवेता व लेखक थे। उन्होंने न सिर्फ ऐतिहासिक व कीमती जानकारी दी, बल्कि पृथ्वी के कई हिस्सों के नक्शे दिए, जिसे दुनिया भर के भूगोलवेताओं ने लगभग 300 सालों तक बिना बदलाव किए उसका इस्तेमाल किया। क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को डी गामा ये प्रमुख यात्री हैं जिनका आपने नाम सुना होगा। ये भी उनके नक्शे से प्रभावित थे। जब कोई इतिहासकार प्राचीन दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करता है तो उसके लिए उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा सूचनाओं के संदर्भ का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। इसका कारण यह है कि समय के साथ इसमें काफ़ी बदलाव हो चुका होता है। उदाहरण के लिए, वर्तमान में कलिंग नाम का कोई स्थान नहीं है, लेकिन कभी यह वर्तमान उड़ीसा का अंग हुआ करता था। सूचनाओं और संदर्भों के बदलाव के क्रम में भाषा और अर्थ में भी बदलाव होता है। जैसे मध्यकाल की फारसी तथा आधुनिक फारसी भाषा में काफ़ी भिन्नता होती है। बच्चों, हम लोग देखेंगे कि मध्यकाल में जो भाषाएं बोली जाती थी वो आज के समय में नहीं बोली जाती हैं। वह आज की भाषा में बहुत ही अलग थी, भिन्न थी। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण एवं शब्द भंडार में ही नहीं है, बल्कि समय के साथ शब्दों के अर्थों में भी बदलाव आता है।
आज हम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारत के लिए करते हैं, लेकिन बच्चों क्या आपको पता है 13वीं सदी में फारसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने इस शब्द का प्रयोग केवल पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित क्षेत्रों के लिए किया था। ये सभी क्षेत्र दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में थे। कालांतर में सल्तनत का विस्तार दक्षिण भारत में भी हुआ, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। 16वीं सदी में बाबर ने इस शब्द का प्रयोग पूरे हिंदुस्तान के लिए किया। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास जो है 1000 लंबे वर्षों का अध्ययन है। इस 1000 वर्षों में भारत के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्र में कई परिवर्तन देखने को हम लोगों को मिलते हैं। कई बड़े परिवर्तन होते हैं जिन्होंने भारत का सामाजिक स्वरूप, आर्थिक स्वरूप और राजनीतिक स्वरूप को बदल डाला। बच्चों, क्या आप जानते हो कि राजा हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात भारतीय उपमहाद्वीप में कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। इन छोटे छोटे राज्यों के राजाओं ने आपस में संघर्ष किया। कोई संघर्ष जाति के नाम पर हुआ, कोई संघर्ष धर्म के नाम पर हुआ, पर इन संघर्षों का, इन वैमनस्यों का फायदा विदेशी आक्रमणकारियों ने उठाया और उनके आक्रमण से भारतीय उपमहाद्वीप को बचाया न जा सका। और जब विदेशी आक्रमणकारियों ने अपने संघर्ष में, अपने साम्राज्य विस्तार में सफलता प्राप्त की, तो उसके फलस्वरूप भारत में अलग अलग साम्राज्यों की स्थापना। सबसे पहले 13वीं सदी में तुर्कों तथा अफगानों के बाद 16वीं सदी में मुगलों ने भारत पर आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश की और 16वीं सदी में मुगल साम्राज्य भारत में स्थापित हो गया। एक लंबे समय अंतराल तक भारत में हिंदुओं तथा मुस्लिमों का आपसी संपर्क हुआ और इस संपर्क के कारण भारत में एक नई संस्कृति का जन्म हुआ, जो कि भारत में हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के सामंजस्य की संस्कृति हुई, जिसकी छाप आज भी हमें भारतीय इतिहास पर देखने को मिलती है। बच्चों, हम देखते हैं कि इस संस्कृति की अमिट छाप मध्यकाल के भारत की भाषा, साहित्य, वास्तुकला, चित्रकला आदि सभी पर देखने को मिलती है। बच्चों, इस काल में अलग अलग समय पर कुछ नवीन प्रौद्योगिकी का, उद्योगों का प्रारंभ हुआ। कृषि के क्षेत्र में भी कई क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिले। अब सिंचाई रहट से होने लगी, जिसमें उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई। कताई, चरखे का इस्तेमाल होने लगा। इसी काल में युद्ध के दौरान तोप और बारूद वाले अन्य हथियारों का प्रयोग भी होने लगा। इसी कालावधि में आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी जैसी फसलें यहाँ विदेशियों के द्वारा लाई गई। मध्यकाल में लोगों की गतिशीलता में काफ़ी वृद्धि होने लगी। गतिशीलता में वृद्धि होना यानी लोग प्रगति के राह पे अग्रसर हो गए। रोजगार के अवसर और काम धंधों की तलाश में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बढ़ गया, और जब काम की तलाश में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे तो उनकी गतिशीलता में वृद्धि होगी ही। यहाँ की खनिज संपदा एवं व्यवसाय की संभावनाओं ने विदेशियों को भी आकर्षित किया। इस काल में नए सामाजिक समूहों का उदय हुआ, जिसमें से राजपूत एक महत्वपूर्ण समुदाय के रूप में उभरा। राजपूत शब्द राजपुत्र से निकला है, जिसका अर्थ राजा का पुत्र है। इस काल में इस शब्द का प्रयोग आमतौर पर योद्धाओं, राजा एवं सामंत वर्ग के लिए होता था, जो अपने को क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। योद्धा वर्ग अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। मध्यकाल के दौरान जंगलों को साफ कर कृषि योग्य भूमि में वृद्धि की जा रही थी। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अपेक्षाकृत अधिक तेजी से हुआ। परिणाम स्वरूप जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोगों को विवश होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। इसमें से कई किसान हुए। कुछ किसानों के पास कम जमीन थी तो किसी के पास काफ़ी जमीन थी। छोटे किसान कर चुकाने के अतिरिक्त स्थानीय मालिक वर्ग की बेकार करने के लिए मजबूर थे। समाज में आर्थिक और राजनीतिक असमानता बढ़ गई थी। बच्चों, हम लोगों के सामने यहाँ एक नया शब्द आया, बेगार। बेगार यानी जो उन्हें बिना मतलब का कार्य दिया जाता है उसे हम लोग बेगार कहते हैं। अपने कार्य से हटके कार्य करवाए जाते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक हैसियत में उन्हें समाज में ऊंचा एवं नीचा दर्जा मिलने लगा। विभिन्न क्षेत्रों में किसी जाति विशेष के दर्जे में भी अंतर होता था, अर्थात एक ही जाति का किसी क्षेत्र में प्राप्त दर्जा दूसरे क्षेत्र में अलग हो सकता था। इतना ही नहीं, बल्कि समाज के कुछ पेशेवरों को भी
जाति का दर्जा मिल चुका था। राज दरबारों में लिपिक या मुंशी का काम करने वाले लोगों को कायस्थ कहा जाने लगा। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने इस अध्याय में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में जाना और समझा। इस अध्याय के अगले भाग में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।